हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं रीजनल एनेस्थीसिया के सेकंड लेक्चर के साथ, जिसका टॉपिक रहेगा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो दोस्तों, इससे पिछले क्लास में हमने रीजनल एनेस्थीसिया का जो फर्स्ट क्लास किया था, उसमें जो टॉपिक था हम लोगों का वो था स्पाइनल एनेस्थीसिया। और आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, और इसके बाद जो थर्ड लेक्चर होगा वो पॉसिबली कंबाइंड स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पे होगा, है ना। जो कंबाइंड स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया टेक्निक हम अप्लाई करते हैं उस पे होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो आज का जो टॉपिक है वो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ठीक है दोस्तों, तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो होता है वो हम कहाँ देते हैं? एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं। ठीक है, आपने देखा था जो स्पाइनल एनेस्थीसिया था वो हम सब एरिकनोइड स्पेस में दे रहे थे। उसी प्रकार से एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है हम एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं, या फिर इसको हम एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस बोलते हैं, या फिर पेरीड्यूरल स्पेस बोलते हैं। याद रखिएगा, है ना। इन दोनों नामों से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। कह रहा है कि इट लाइज आउटसाइड द ड्यूरामीटर, और ये कहाँ होता है, मतलब क्या कहाँ होता है? ये एपिड्यूरल स्पेस जो होता है, या एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस जो है, या पेरीड्यूरल स्पेस जो है, वो ड्यूरामीटर के आउटसाइड होता है। और आउटसाइड का मतलब क्या हुआ? तो ड्यूरा और लिगामेंटम फ्लेबम के बीच होता है। कल दोस्तों हम जब स्पाइनल एनेस्थीसिया पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो 7 लेयर हम ये करते हैं, प्रेस करते हैं, इसमें फर्स्ट हमारा स्किन था, सेकंड था हमारा सबक्यूटेनियस स्पेस, है ना। थर्ड जो था हमारा सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, फोर्थ जो था हमारा इंट्रा स्पाइनस लिगामेंट, फिफ्थ जो था वो था लिगामेंटम फ्लेवम, सिक्स जो था वो हमारा था ड्यूरा, और सेवन जो था वो था हमारा एरिकनोइड। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा इपीड्यूरल स्पेस या एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस या पेरीड्यूरल स्पेस जो होता है वो कहाँ होता है? लिगामेंटम फ्लेबम और ड्यूरा के बीच प्रेजेंट इन बिटवीन द लिगामेंटम फ्लेबम, जो आपका येलो इलास्टिक फाइबर से बना था। किससे बना था? येलो इलास्टिक फाइबर से बना था, है ना। इसलिए इसको हम बोल रहे थे लिगामेंटम फ्लेबम। क्या बोल रहे थे? फ्लेवा जो वर्ड है वो हम लोग यूज कर रहे थे, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है येलो। ठीक है, तो जो हमारा इपीड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल या पेरीड्यूरल स्पेस जो है दोस्तों, वो हमारा किसके बीच प्रेजेंट होगा? तो ड्यूरामीटर के आउटसाइड, ड्यूरामीटर के बाहर के साइड होता है, और जो हमारा लिगामेंटम फ्लेबम था उसके अंदर के साइड। ठीक है, तो इन बिटवीन लिगामेंटम फ्लेबम एंड ड्यूरा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फोरामेन मैग्नम टू सैक्रल हाइटस। तो इन दोनों के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। फोरामेन मैग्नम क्या होता है? तो आपके बॉडी का सबसे बड़ा फोरामेन जो होता है वो होता है फोरामेन मैग्नम, एफएम। फोरामेन मैग्नम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो जो आपका स्कल है, बेस ऑफ स्कल में जो होता है एक बहुत बड़ा हॉलो स्पेस होता है जो नीचे की ओर डिसेंड करता है, और इसी के थ्रू जो आपका ब्रेन है, ब्रेन से के साथ कनेक्ट होकर स्पाइनल कॉर्ड नीचे की ओर रन करता है। ठीक है, और नीचे क्या होते हैं? वर्टिब्रल बॉडीज जो इसको कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, और सैक्रल हाइटस क्या है? तो जो हमारा सैक्रम हमने देखा था कल, जो हमारा सैक्रम हमने देखा था, है ना, तो यहाँ पे कुछ स्पेस जो होता है वो हमारा होता है सैक्रल हाइटस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज गिवन इन दिस स्पेस। किस स्पेस की बात करें? तो एपिड्यूरल स्पेस या एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस या पेरीड्यूरल स्पेस। ठीक है, एपिड्यूरल स्पेस इज अ ट्रायंगुलर इन शेप विथ एपेक्स डॉर्सोमीडियल। ठीक है, इसका जो एपेक्स होता है वो डॉर्सोमीडियल होता है, और ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है ना, त्रिभुजाकार। ठीक है दोस्तों,
तो आई होप ये वाला जो स्लाइड होगा आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब कह रहा है कि की कंटेंट्स ऑफ द एपिड्यूरल स्पेस क्या क्या होता है, या इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव एनाटॉमी ऑफ एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा या पेरीड्यूरल स्पेस। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा मिलता है एपिड्यूरल फैट। क्या मिलता है? एपिड्यूरल फैट। तो ये क्या है? तो लूज फैटी टिश्यू है। क्या है? लूज फैटी टिश्यू है, और यही अलाउ कर देता है किसको? इंजेक्टेड फ्लूइड टू डिफ्यूज इजिली। जो भी फ्लूइड है जो आपने इंजेक्ट किया है वो इजिली क्या हो? डिफ्यूज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या है? तो एक डेंस नेटवर्क है ना। यहाँ पे क्या होते हैं? वाल्वलेस वेन पाए जाते हैं। कैसा वेन? वाल्वलेस वेन पाए जाते हैं, जो हमारे वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे स्मॉल आर्टरीज पाई जाती हैं। तो क्या पाया जाता है? वाल्वलेस वेन पाया जाता है और स्मॉल आर्टरीज पाई जाती हैं। और ये जो वाल्वलेस वेन होते हैं वो डेंस होते हैं, मतलब गाढ़े होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और एक जाल का निर्माण करते हैं, एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस। ठीक है, नेक्स्ट है और क्या पाया जाता है? तो स्पाइनल नॉब रूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इमर्जिंग रूट्स ऑफ स्पाइनल नॉब्स। ठीक है, नेक्स्ट लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाते हैं, लिम्फेटिक चैनल्स के नेटवर्क पाए जाते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, खास करके फाइब्रस टिश्यू और लिगामेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग द लिगामेंटम फ्लेबम, क्योंकि आप ये जानते हो जो इपिड्यूरल स्पेस है वो लिगामेंटम फ्लेबम के बाद और ड्यूरामेटर के पहले है। ठीक है, ये स्पेस है विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ पोस्टेरियर बाउंड्री। जो क्या करता है? इसका जो लिगामेंटम फ्लेबम है इसका क्या करता है? पोस्टेरियर बाउंड्री का निर्माण करता है। आई होप ये स्लाइड भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है, हम जो स्पेस देख रहे थे वो स्पेस यहाँ पे देखेंगे। तो लिगामेंटम फ्लेबम तो हम दोस्तों ये देख रहे थे, ये आपका लिगामेंटम फ्लेबम है। ठीक है, इंट्रा स्पाइनस लिगामेंट, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट ये हम लोग देख चुके थे, है ना। स्पाइनस प्रोसेस हम लोग देख लेते थे, ये वर्टिब्रल बॉडीज का। और इंजेक्शन जो है हम यहाँ पे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक जानने वाली बात क्या है कि ये है काउडा इक्विना। क्या है दोस्तों? काउडा इक्विना। तो ये काउडा इक्विना क्या है? और एक आता है, पढ़ने को हमें मिलता है कंसेप्ट, काउडा इक्विना सिंड्रोम। तो काउडा इक्विना क्या है कि जो हमारे स्पाइनल नर्व्स है ना, तो आपको पता है कि वो फर्दर ब्रांच्ड हो जाते हैं, है ना। तो नीचे जाके ये क्या बनाते हैं? हॉर्स टेल, घोड़े के पूंछ जैसा ये कॉम्प्लेक्स जाल बनाते हैं। कौन सा? तो जो भी स्पाइनल नर्व्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? काउडा इक्विना। क्या बोलते हैं? काउडा इक्विना। और ये हॉर्स टेल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, अगर इसमें गलती से आपका इंजेक्शन लग गया, लोकल एनेस्थीसिया अगर लग गया, तो आपको क्या हो जाएगा, या पेशेंट को क्या हो जाएगा? काउडा इक्विना सिंड्रोम। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप याद रखोगे। और यहाँ पे है आपका, देखिए ये जो है आपका ड्यूरामीटर है। ये क्या है? ये ब्लू कलर नहीं, ये जो लाइट ब्लू है यहाँ पे, ये है आपका ड्यूरा, है ना। और यहाँ पे है आपका इपिड्यूरल स्पेस। ठीक है दोस्तों, और ये आपका वर्टिब्रल डिस्क है ना, ये आपका वर्टिब्रल बॉडी है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो पिछले स्ट्रक्चर जैसा ही है, इसको जो है वो थोड़ा कलर नहीं किया गया है, तो इसमें भी आप वही स्ट्रक्चर्स जो है वो आप देख सकते हो। बीच में जो है जो आपका स्पाइनल कैनाल, सॉरी, वर्टिब्रल कैनाल जो हम कल बोल रहे थे, जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड
पास करता है, ठीक है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और यहाँ पे हो गया लिगामेंटम फ्लेबम, यहाँ हो गया इंट्रास्पाइनस लिगामेंट, ये हो गया सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, और ये हो गया आपका इपिड्यूरल स्पेस। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब इंडिकेशन, तो इंडिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि किन में हम, है ना, वेयर वी यूज क्या, इपिड्यूरल एनेस्थेसिया। ठीक है, इंडिकेशन क्या है, किन पेशेंट्स में देंगे, तो कह रहा है कि इपिड्यूरल ब्लॉकेज मे बी यूज फॉर प्रोसीजर फ्रॉम द neck downwards, and the duration of anesthesia analgesia can be tailored to meet the need of surgery and post-operative pain relief by using catheter system। तो कह रहा है कि जब भी दोस्तों आप इपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हो पेशेंट्स को, तो आपने देखा होगा कि जैसे अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले भी मैंने बोला कि हम क्या करते हैं, सीएससी करते हैं, कंबाइन स्पाइनल इपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी देते हैं। तो वो कब देते हैं कि मान लेते हैं हमारा जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि 2 से 3 घंटे तक उसका जो है इफेक्ट रहेगा, तो सर्जरी जो कर सकते हो वो 2 से 3 घंटे तक कर सकते हो, और फिर से आप पेशेंट को पोजीशन तो नहीं दोगे कि हाँ ठीक है चलो फिर से हम स्पाइनल एनेस्थीसिया का एक डोज हम लगा दे रहे हैं ताकि और 2-3 घंटे का हमें समय मिल जाए। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब हम जो लेवल ऑफ ब्लॉक है वो उसको मेंटेन रख सके, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पाइनल के साथ साथ हम इपिड्यूरल कैथेटर भी प्लेस कर देते हैं, और उस समय हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दे देते हैं पेशेंट को। बाद में जब स्पाइनल का टाइम जो होता है वो खत्म होने लगता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो ड्रग का है वो खत्म होने लगता है, तब हम क्या करते हैं, इपिड्यूरल कैथेटर के थ्रू जो है वो लोकल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर कर देते हैं, और वो पेशेंट में क्या हो जाता है, इपिड्यूरल वर्क करने लगता है। अब स्पाइनल का रोल खत्म हो गया, अब इपिड्यूरल एनेस्थीसिया पर पेशेंट की जो है सर्जरी हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट आपने देखा होगा कि कई बार जो होता है हम लोग जनरल एनेस्थीसिया के साथ भी इपिड्यूरल कैथेटर जो है वो प्लेस कर देते हैं पेशेंट में। तो ये क्यों करते हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट के लिए, और अदर जो है वो थेरेपीज के लिए हम यूज करते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया के साथ भी देख लिया आपने, स्पाइनल के साथ भी देख लिया। अब कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ एनाल्जेसिया, नेक्स्ट वही बात कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ एनाल्जेसिया। आपको फर्दर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इंडोलिंग जो कैथेटर है उससे आप बोलस दे दे के, और जो आपका एनाल्जेसिक इफेक्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, एनाल्जेसिक इफेक्ट या एनेस्थेटिक इफेक्ट दोनों को आप मेंटेन कर सकते हो। कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन और कॉम्बिनेशन ऑफ टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मतलब ड्रग्स की बात की जा रही है, जैसे बुप्रीवाकेन दे सकते हैं, लिगोबुप्रीवाकेन या रोपिवाकेन हम यूज कर सकते हैं। ये जो ड्रग्स हैं, ड्रग ऑफ चॉइस व्हेन कंटिन्यूअस टेक्निक आर यूज, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है कौन, बुप्रीवाकेन, लिगोबुप्रीवाकेन और रोपिवाकेन। आई होप ये स्लाइड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैंने डायग्राम्स दे रखे हैं कि जो भी हमारे अपर पार्ट ऑफ बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, अगले स्लाइड में आप देखोगे, इसमें जो नर्व रूट्स हैं, है ना, इन एंटेरियर और पोस्टेरियर व्यू है इन नर्व रूट्स के। तो जनरली हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से नर्व कहाँ है, कौन से ब्रांचेज कहाँ है, कहाँ पे सिंगल नर्व है, कहाँ पे नर्व प्लेक्सेस हैं, है ना। तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ एपिड्यूरल ब्लॉक, तो कैसे हम परफॉर्म करेंगे, क्या क्या चीजें चाहिए। तो इक्विपमेंट की बात करें तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज यूजुअली परफॉर्म यूजिंग टोही नीडल। कौन सा नीडल लेते हैं हम, टोही नीडल लेते हैं, है ना, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा जो है हमें, ऐसा आपको टोही नीडल देखने को मिलता है, आगे डायग्राम में आप देखोगे भी, ठीक है। ठीक है दोस्तों,
तो टोही नीडल हमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया परफॉर्म करने के लिए मिलता है। द नीडल इज मार्क्ड 1 सेंटीमीटर इंटरवल, और इस पे हर एक 1 सेंटीमीटर पे जो होता है वो मार्क्ड होता है, ठीक है, सेंटीमीटर। हैज अ हबर पॉइंट, हबर पॉइंट which allow a catheter to directed along long axis of the epidural space। तो जो भी ये हबर पॉइंट है ना, इधर से हम क्या करते हैं, कैथेटर को इंसर्ट करेंगे तो ये लॉन्ग एक्सिस में जो है एपिड्यूरल स्पेस में जाके फिट हो जाएगा। और नेक्स्ट है डिस्पोजेबल कैथेटर आर अवेलेबल विथ अ सिंगल एंड होल और विथ द सील टिप एंड 3 साइड होल डिस्टली, ठीक है। अब देखोगे आगे, तो ये आपका जो है एपिड्यूरल नीडल है, और ये आपका लॉस ऑफ रेजिस्टेंस वाला जो हम ये यूज करते हैं, सिरिंज यूज करते हैं, और ये आपका एपिड्यूरल कैथेटर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब है टेक्निक। तो ये जो टेक्निक हम दिखा रहे हैं दोस्तों, इसको हम बोलेंगे मिड लाइन अप्रोच ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या किया है, निडल को प्लेस किया है। निडल कौन सा है, टोही निडल है, और ये कहाँ होते हुए आया है, तो ये इंटरस्पाइनस लिगामेंट होते हुए है, लिगामेंटम फ्लेबम यहाँ पे है, देखो ये है ना, और ये आया है स्पाइनल कैनाल में, ठीक है दोस्तों। बाहर आपका स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये जो फैट वाला लेयर है ना, और ये स्पाइनस प्रोसेस, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम का, वर्टिब्रल कॉलम का स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, ऐसे आपको निडल को प्लेस नहीं करना है ना। करेक्ट निडल इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे है, और इनकरेक्ट एंगल जो है आपका निडल जो है वो फाउंड कर चुका है, उसको यहाँ आना चाहिए, लेकिन वो रास्ता जो है वो भटक गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो है ये वर्टिब्रल बॉडीज के बाहर ही रह जाएगा, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल या पेरीड्यूरल या इपीड्यूरल स्पेस में नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो ड्रग आपका कहीं और चला जाएगा, और ड्रग कहीं और चला जाएगा तो आपका जो इपिड्यूरल एनेस्थीसिया था वो लगेगा ही नहीं, उसका इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, जैसे लॉस ऑफ रेजिस्टेंस है ना, और हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एनाटॉमिकल रिलेशन ऑफ इपिड्यूरल स्पेस अगर देखें तो ये ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। इपिड्यूरल फैट एंड ब्लड वेसल्स यहाँ पे दिखाए थे, है ना, पेडिकल्स है, उसके बाद इपिड्यूरल स्पेस है हो गया ये, है ना, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल ये लिगामेंट है, ये वर्टिब्रल बॉडी और ये वर्टिब्रल कैनाल है ना, जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है, वर्टिब्रल कैनाल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जो मैंने आपको बतलाया था, इसको फर्स्ट लिख लेते हैं, हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक। पढ़ेंगे हम इस टेक्निक को। तो हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक इज अ मेथड टू locate the epidural space for anesthesia where a drop of saline on the needle hub, जो needle का hub था वहां drop of saline जो है हम गिराते हैं, और उसके बाद sucked in हो जाता है वो, as the needle passes through the ligamentum phlebum into the negative pressure epidural space, indicating correct placement often preferred in cervical thoracic region through sometimes replaced by loss of resistance technique, while traditionally thought to rely on intrinsic negative pressure। तो इसका पूरा जो मतलब है दोस्तों, मैं एक एक करके आपको बतलाता हूँ। हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक क्या है, तो हमने क्या किया, इपिड्यूरल स्पेस में अपने टोही नीडल को हमने इंसर्ट कर दिया। अब हमें तो लग रहा है कि क्योंकि जो इंसर्शन है वो तो ब्लाइंडली है, ऐसा तो नहीं है कि अल्ट्रासाउंड से गाइड करके आप इंसर्ट कर रहे हो, या आपके पास कोई कैमरा व्यूअर टेक्निक है जिसके थ्रू आप नीडल प्लेस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि इसके टिप पे कैमरा है और वो हमें दिखा रहा है कि जो हमारा नीडल का टिप है वो कहाँ गया हुआ है, इपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में गया हुआ है।
तो दोस्तों उसको हमें ये करने के लिए, जैसे सब एरिकनॉइड स्पेस में हम स्पाइनल नीडल प्लेस कर रहे थे, तो स्पाइनल नीडल में हमें क्या दिख रहा था कि तुरंत हमें सब एरिकनॉइड स्पेस का जो सीएसएफ था वो ड्रॉप ड्रॉप करके हमें बाहर आने लग रहा था, जिससे हमें पता चल जा रहा था कि हम करेक्ट प्लेस पे हैं और हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारा लोकल एनेस्थेटिक है हम उसमें दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे चैलेंजिंग क्या है कि यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे कोई सीएसएफ और ये सारी चीजें नहीं है। वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे इंट्रिंसिक नेगेटिव प्रेशर है। ये हम लोग का मानना है कि वहाँ पे क्या है, इंट्रिंसिक नेगेटिव प्रेशर है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा एपिड्यूरल नीडल है, नीडल का जो हब है, हब पे हम क्या करते हैं, जो ड्रॉप ड्रॉप करके हम सलाइन गिराते हैं और वो क्या होता है, ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर वो ड्रॉप तुरंत ही सक्ड इन हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम करेक्ट प्लेस पे हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रिफर्ड है सर्वाइकल और थोरैसिक रीजन के लिए, है ना। अगर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल नीडल आप प्लेस करते हो सर्वाइकल या थोरैसिक रीजन में, तो आपको ये सॉरी हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक जो है बेस्ट आपको इंडिकेशन देगा। लेकिन अगर उससे नीचे हो, जैसे लंबर रीजन में हो, है ना, तो एलओआर लॉस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो आपको बेटर टेक्निक माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि हमने क्या किया, नीडल इंसर्ट कर दिया। फर्स्ट इमेज है ये, कहाँ पे, एपिड्यूरल स्पेस में। और नीडल इंसर्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप ऑफ सलाइन हम जो है यहाँ पे दे रहे हैं। ड्रॉप ऑफ सलाइन जो है हमारा सक्ड आउट अगर हो जा रहा है तो हमें पता चल जा रहा है कि हम एपिड्यूरल स्पेस में, अगर नहीं हो रहा है तो हमें ये कंसर्न होना चाहिए कि भैया हम कहाँ हैं। ठीक है, तो फिर से निडल को थोड़ा बैक करके हमको फिर फॉरवर्ड जो है निडल को पुश करना चाहिए, ताकि हम एपिड्यूरल स्पेस में जो है वो पहुंच जाए। और लॉस ऑफ रेजिस्टेंस क्या टेक्निक है, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस जो ये हमारा सिरिंज है, सिरिंज में क्या है, सलाइन भरा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही हम एपिड्यूरल स्पेस में चले जाएंगे, एपिड्यूरल स्पेस में जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका जो प्लंजर होगा, जो हमारा ठीक है, अब इसमें भरे हुए हैं क्या, सलाइन भरा हुआ है। तो जैसे ही हमारा ये प्लंजर जो बना हुआ है, ठीक है, ये प्लंजर जो बना हुआ है ऑटोमेटिकली वो पुश्ड इन होने लगेगा, और ये सलाइन जो है वो जो हमारा नेगेटिव प्रेशर वाला इलाका होगा उधर जाने लगेगा, और हमें पता चल जाएगा कि लॉस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो हो रहा है, हमें फील हो रहा है। और हम उसी स्पेस में क्या करेंगे, तुरंत जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होंगे उन्हें हम दे देंगे, और हमारा जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होगा वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है, the physiological effects of the epidural blockage are similar to those after a spinal block but develop more slowly. ठीक है, एडिशनल इफेक्ट की बात करें तो may occur as a result of much larger dose of anesthetic, as there may be appreciable systemic absorption of local anesthetics and adrenaline if an adrenaline containing solution is used। मतलब अगर आप लोकल एनेस्थेटिक के साथ एडीआर भी यूज कर रहे हो तब की बात की जा रही है। और इसमें भी मायने रखता है कि जो आपका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक का रेट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक। तो सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक यानी स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थेसिया का जो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो दो तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं दोस्तों, इमीडिएट और लेट। तो इमीडिएट मतलब तुरंत आपने दिया, तुरंत जो है जो भी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है आपके सामने आ गए। तो क्या हो सकता है, तो स्पाइनल और एपिड्यूरल ब्लॉक इंक्लूड
हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन तो इसको आप रट लो, है ना, ये भी एम्स में कई बार पूछ चुका है या अदर एग्जाम्स में भी पूछ चुका है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, टोटल स्पाइनल ब्लॉकेज, एनाफाइलेक्सिस, लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी, ये सब देखने को मिल सकता है। लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है दोस्तों? तो लेट कॉम्प्लिकेशन में जो है वो आपको मैनिफेस्ट इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था पीडीपीएच। पीडीपीएच का फुल फॉर्म पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक। और दोस्तों ये क्यों हो रहा था? ड्यू टू ड्यूरा कटिंग नीडल। इससे ज्यादा हो रहा था क्योंकि ये ड्यूरल फाइबर्स को कट कर देता है, कट द ड्यूरल फाइबर्स, जिसके वजह से सीएसएफ जो होता है वो बहुत ज्यादा लीक होता है। क्या होता है? सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो बहुत ज्यादा लीक होता है, जिसके चलते पीडीपीएच जो है वो डेवलप हो जाता है, पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक जो है पेशेंट में डेवलप हो जाता है। और लेब्रेंथाइन डिस्टर्बेंस, क्रेनियल नर्व प्लेसी, मेनिंजाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट ट्रॉमा एंड वर्टिब्रल कैनाल हिमेटोमा जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कंबाइंड स्पाइनल और एपिड्यूरल टेक्निक क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए, और जो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन है, सिस्टेमिक इफेक्ट्स हैं स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को सारे वीडियोज बहुत पसंद आ रहे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एक अच्छे भविष्य के लिए आप लोगों को लगातार मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।